हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम करेंगे नेट लेवल का केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा कंडीशन जब भी कोई प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, सपोज केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल चेंजेस प्रोसेस है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो बोला जाएगा जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर रेट से मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन रेट से मूव कर रही है। जब दोनों रेट आपस में बराबर हो जाती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, राइट। इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है तो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज वहां पे क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। लाइक प्रेशर, लाइक नंबर ऑफ मोल्स, लाइक कंसंट्रेशन, ये सब क्या हो जाते हैं? वहां पर कांस्टेंट हो जाते हैं। कोई ऑब्जर्वेबल चेंज हमें दिखता नहीं है। देखने पर लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, बट एग्जैक्टली वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मूव करती रहती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इक्वल रेट से मूव करती है। अगर हम बात करें कि जो प्रोसेस है, दो तरीके के होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम आपको तब मिलता है जब वो क्लोज कंटेनर में हो, अगर कोई भी एक कंपोनेंट वहां पर गैसेस है। अगर कोई भी एक कंपोनेंट गैसेस है तो वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जरूरी है कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अगर सॉलिड या एक्वस कंपोनेंट है तो वो ओपन कंटेनर में भी आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की हम बात करें, दो तरह के इक्विलिब्रियम भी हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक वाटर का लिक्विड से वेपर में जाना, वाटर का सॉलिड से लिक्विड में आना, यहाँ पे क्या है? ये केवल फिजिकल चेंजेस है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंजेस होता है, लाइक अमोनिया का N2 और H2 में ब्रेक होना, PCl5 का Cl2 और PCl3 में ब्रेक होना, यहाँ पर क्या है? ये केमिकल चेंजेस है, ठीक है। इसके अलावा एक दो तरीके के इक्विलिब्रियम की हम और बात करते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर सभी फिजिकल स्टेट, सभी कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट क्या हो? सिमिलर हो। लाइक यहाँ पे PCl3 से PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, सभी कंपोनेंट अगर गैसेस फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोल देंगे? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। NH3 से N2 और H2 बन रहा है, अगर सभी का यहाँ पर गैसेस स्टेट है तो उसे हम क्या बोल देंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। सॉरी, क्या बोल देंगे? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का क्या होगा? जहां पे फिजिकल स्टेट सभी कंपोनेंट का सिमिलर ना हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कंपोनेंट होता है, जब डिसोसिएट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस बनता है, तो वहां पे सभी का फिजिकल स्टेट क्या सिमिलर नहीं होता है। तो CaCO3 सॉलिड से CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनना, ये क्या है? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। एक एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दिखने पे लगता है कि ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, बट वो हेटेरो का होता है। क्या है? कार्बन ग्रेफाइट का कार्बन डायमंड में कन्वर्जन, ठीक है। दोनों सॉलिड कंपोनेंट है, बट सॉलिड कंपोनेंट होने के बाद भी यहाँ पर दोनों का फेज डिफरेंट है। फेज का मींस यहाँ पे अगर मैं ग्रेफाइट के बीच में, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच में इंटरेक्शन की बात करूं और डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में इंटरेक्शन की बात करूं, तो दोनों में यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे फेज के बेसिस पे बोला जाता है कि ये हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम कि हमें इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर रेट से चल रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम एट इक्विलिब्रियम हम क्या बोल सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम सपोज अगर हम बात करें स्मॉल a प्लस स्मॉल b की रिएक्शन से स्मॉल c एंड स्मॉल d, यहाँ पर कैपिटल D बन रहा है। सभी कंपोनेंट अभी फिलहाल हम गैसेस ले लेते हैं कि यहाँ पर गैसेस रिएक्टेंट की रिएक्शन से गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो राइट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट किसके बराबर होगी? बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। इधर से रिएक्ट होकर रिएक्शन उधर जा रही है और उधर से रिएक्ट होकर इधर आ रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? वो रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B पर डिपेंड करेगा। इनका जो भी कोएफिशिएंट है वो इनकी पावर में पुट किया जाता है। तो K क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? K बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू प्रोडक्ट C पावर C D पावर D, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। तो इनको दोनों को क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? K फॉरवर्ड इनटू
A पावर स्मॉल a, B पावर स्मॉल b इक्वल टू K बैकवर्ड C पावर स्मॉल c एंड D पावर स्मॉल d, राइट। तो हम क्या करें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें Kc क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये किसके बराबर होगा, एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A पावर A एंड एक्टिव मास ऑफ B पावर B। जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम पुट कर रहे हैं वो क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन एक्टिव मास, राइट। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलेलिटी इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा तो Kc का आपको पर्टिकुलर यूनिट आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये मिल जाएगा आपको Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे Kp की बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो Kp क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B। तो ये दो तरीके से आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। जनरली जो हमारे सिलेबस में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C यानी कंसंट्रेशन ऑफ C जो भी कोएफिशिएंट ऑफ पावर में पुट कीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ D कोएफिशिएंट पावर में, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर में A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर में इसका कोएफिशिएंट। वैसे ही Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर में C का कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर में D का कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, जो भी कोएफिशिएंट है वो सब यहाँ पे पावर में पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो क्या रिलेशन होता है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या होता है यहाँ पे, स्टोइशियोमेट्री ऑफ gaseous product minus stoichiometry of gaseous reactant। तो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा एन, स्टोइचियोमेट्री ऑफ gaseous product माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ gaseous reactant। gaseous product और gaseous reactant का जो स्टोइचियोमेट्री उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा यहाँ पे, डेल्टा एन, ठीक है। एग्जांपल की हम बात करें, सपोज आपको गिवन है यहाँ पर, सो अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 हुआ तो पहले हम बात करें डेल्टा एन का वैल्यू 0 हुआ यानी स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट और स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट इनका डिफरेंस अगर 0 हुआ तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, किसी की भी पावर 0 हो तो इसका मींस क्या होगा, Kp किसके बराबर होगा, Kc के बराबर। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ में स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री से ज्यादा है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो Kc को इससे मल्टीप्लाई करने पर Kp मिलेगा। इसका मींस यहाँ पे Kp का वैल्यू क्या होगा, Kc से ज्यादा होगा, राइट। और अगर डेल्टा n नेगेटिव हुआ तो इसका मींस ये नेगेटिव हुआ तो ये अपोन में चला जाएगा, तो Kc का वैल्यू क्या होगा, Kp से बड़ा होगा, राइट। तो ये रिलेशन बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, log Kp इक्वल टू log Kc प्लस डेल्टा n log RT। तो ये रिलेशन भी आपको बताओ, इस रिलेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन के बेसिस पर। तो रिएक्शन सपोज हम फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा n 0 वाला H2 गैस प्लस I2 गैस से बन रहा है 2HI गैस। तो यहाँ पे डेल्टा n क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। डेल्टा n 0 है तो Kp और Kc का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर मैं Kc की बात करूं क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ HI जो भी कोएफिशिएंट है पावर में पुट कीजिए अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इनटू एक्टिव मास ऑफ I2, राइट। Kp की बात करें, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, राइट। तो ये Kp और Kc का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें डेल्टा n ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यहाँ पे 0 कैसा है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट 2 था, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा 1 + 1 2, ठीक है। डेल्टा n क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा n ग्रेटर देन 0 तो PCl5 डिसोसिएटर पे आपको दे रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो अगर हम डेल्टा n की बात करें तो डेल्टा n क्या होगा यहाँ पे 2 - 1 यानी क्या होगा 1 यानी पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। तो अगर हम Kc की बात करें तो Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ PCl3 इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5 और Kp का क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ
PCl5, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, Kp मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल देख लें, डेल्टा N लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो, तो डेल्टा Ng लेस देन 0 यानी नेगेटिव। रिएक्शन देख लें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बन रहा है 2NH3 गैस, राइट। तो डेल्टा N क्या है यहाँ पे, स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला रिलेशन मिल जाएगा, Kc इज ग्रेटर देन Kp। तो Kc का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ NH3 जो भी कोएफिशिएंट ऑफ पावर में पुट कीजिए अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 इनटू एक्टिव मास ऑफ H2 क्यूब। Kp की बात करें, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब, राइट। तो ये आपको Kp मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप Kp और Kc को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं कि आपको रेट के बेसिस पर और कंसंट्रेशन के बेसिस पर ग्राफ कैसे मिलते हैं, कि अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तो अगर हम रेट का ग्राफ यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ ड्रॉ करें, POG मींस प्योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होता है रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं तो उनका कोलिजन ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली ज्यादा होती है, और प्रोडक्ट इनिशियली नहीं होता है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली 0 होती है। जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब दोनों रेट बराबर हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इनिशियली अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होती है और इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 होती है, धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर कम होगी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस पॉइंट पर दोनों बराबर हो जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात करें तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कंपोनेंट की कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, कम ज्यादा कैसी होगी उसका कोई यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है। कंसंट्रेशन सबकी बराबर होगी, सबकी कम होगी या सबकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या है कि कंसंट्रेशन सभी कंपोनेंट की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कौन से कंपोनेंट की, गैसेस कंपोनेंट की। ठीक है, तो गैसेस या एक्वस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हो सकता है इक्विलिब्रियम पे सभी की कंसंट्रेशन बराबर हो या हो सकता है बराबर ना हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि कंसंट्रेशन अगर हम बात करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। हो सकता है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा हो सकता है जॉइनिंग की ऐसा ही हो सकता है इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब कांस्टेंट हो जाएगी उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा हो तो यहाँ पर पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम पे हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आने जब अचीव हो रहा हो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, बट कुछ भी हो बट कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये भी पॉसिबल है कि कंसंट्रेशन इस तरीके से हो बट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट यहाँ पर कंसंट्रेशन हो सकता है रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम पे ज्यादा हो सकता है इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो कुछ ऐसे भी ग्राफ आपको मिल सकता है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस पॉइंट पर हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कम हो, तो यहाँ पे भी इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि किसकी ज्यादा हो किसका कम हो, बट जो भी हो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और क्या पॉसिबल है, यहाँ पे सपोज ए से बन रहा है B+2C। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पर A का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे B से भी ज्यादा है और A का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 2C से भी ज्यादा है, तो क्या ग्राफ बन सकता है यहाँ पे, ये हमें कंडीशन दी है एट इक्विलिब्रियम। तो क्या ग्राफ बन सकता है यहाँ पर, सपोज A का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, B और C से दोनों से ज्यादा होगा। बट अगर आप B और C में देखें तो यहाँ पे B और C 1:2 के रेशियो में बन रहे हैं, तो जितना भी बनेगा उसका जस्ट डबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C प्रेजेंट होगा। तो अगर B यहाँ पर इस तरीके से X दे रखा है तो यहाँ पे C क्या होगा, 2x होगा। तो अगर ये B का कंसंट्रेशन C का कंसंट्रेशन, तो A का क्या बोला है कि दोनों से ही ज्यादा है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट के बाद जहाँ दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। A सपोज यहाँ पे सॉलिड है B+2C बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं होता। अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है तो यहाँ पे हम उसका एक्टिव मास क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सॉलिड की कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी आप देख लें। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से आप निकालते हैं। मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो सॉलिड का डेंसिटी वेरी होता है क्या, नहीं होता। मोलर मास वेरी होता है क्या, नहीं होता। तो कंसंट्रेशन वेरी होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी और मोलर मास से भी आप क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। बट सॉलिड की डेंसिटी कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ देखेंगे तो किस तरह का मिलेगा। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन बी और सी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है टाइम के साथ, कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है। बी और सी का कंसंट्रेशन 1:2 के रेशियो में है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये अगर बी का कंसंट्रेशन है तो ये क्या होगा, सी का। अगर बी एक्स है तो सी का कंसंट्रेशन कितना होगा, 2x होगा। तो इस तरीके के ग्राफ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको। In a chemical equilibrium, the rate constant for the backward reaction is 7.5 into 10⁻⁴, and the equilibrium constant is 1.5. Then rate constant for the forward reaction. तो बिल्कुल सिंपल है कि रेट कांस्टेंट आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ क्या होगा, केसी क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो केसी आपको कितना गिवन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है 1.5 में 3/2 इक्वल टू आपको बोला है द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको गिवन है कितना, यहाँ पे 7.5 into 10⁻⁴, राइट। तो यहाँ से आप के फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। के फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7.5 into 10⁻⁴ into 3/2, ये अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा आपको 1.12 into 10⁻⁻3। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस यहाँ से आपको जनरेट होते हैं। नेक्स्ट गिवन आपको N2 और O2 की रिएक्शन से 2NO बन रहा है। फॉर दिस रिएक्शन Kp आपको दे रखा है 100 Kp, अच्छा बोला गया है N2 प्लस O2 क्या बन रहा है, इससे 2NO बन रहा है, राइट। Kp इसके लिए बोला गया है कितना है, 100 है, ठीक है। अब पूछा गया है 2NO से क्या करते हैं, यहाँ पे N2 प्लस O2 बना लें, तो इसका Kp क्या होगा। अब देखिए हमने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। तो अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इसका Kp भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। नई रिएक्शन का जो Kp है वो कितना होगा, 1/100 आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है आपको, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही होगी या बैकवर्ड में, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे बता सकते हैं रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, मींस रिएक्शन में प्रोडक्ट डोमिनेंट है या रिएक्टेंट डोमिनेंट है। तो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किसके बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पे केसी या केपी के बेसिस पे उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, रिएक्शन कोएफिशिएंट के साथ। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम किसके बेसिस पे देखते हैं, QC को KC से कंपेयर करके या QP को KP से कंपेयर करके। तो QC क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सिमिलर टू वैसा ही होता है जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ही वो होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर आप QC या QP को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये KC या KP तो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पर ही कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पे QC को आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, QC अगर KC के बराबर हुआ तो आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशियो से जो वैल्यू निकाली वो अगर KC के बराबर आ गई तो इसका मींस क्या है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर QC का वैल्यू KC से ज्यादा है और QC का वैल्यू KC से कम है, तो ये दो कंपैरिजन के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड में होगा या शिफ्ट बैकवर्ड में होगा, कि रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा मूव करेगी या बैकवर्ड में मूव करेगी ताकि उसको इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो कि यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करे। तो QC का वैल्यू ज्यादा है, तो QC क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो, तो QC का वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मींस क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट का यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। QC का वैल्यू ज्यादा है, इसका मींस क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है,
ज्यादा है, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड एक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। कब तक होगा, जब तक कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाती। और अगर QC का वैल्यू Kc से कम है तो QC क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एक्टिव मास का रेशियो। तो QC कम है, इसका मींस यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये फॉरवर्ड एक्शन मूव करेगी कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो अगर हम मोटा मोटा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें QC का, तो QC क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इनिशियल से बात करूं तो क्या होगा, QC का वैल्यू अगर यहाँ पर रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इनिशियली हम बात करें तो रिएक्टेंट ही होता है, तो इनिशियली रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे QC का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम। तो QC धीरे धीरे बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा, जब जब तक QC और Kc आपस में बराबर नहीं हो जाते। ये हम कब बात करें, जब हमने किससे स्टार्ट किया, रिएक्टेंट से रिएक्शन को स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे QC और Kc को कंपेयर करके रिएक्शन की डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि K की वैल्यू के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हुआ होगा या रिएक्टेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम पर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ही रेशियो होगा। तो अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो K का वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे K का वैल्यू छोटा होगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इफ K is greater than 10 raised to power 3, K का वैल्यू अगर 10 raised to power 3 से बड़ा है तो यानी प्रोडक्ट इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। तो K का वैल्यू अगर 10 raised to power 3 से बड़ा है तो मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट इक्विलिब्रियम हुआ। हम क्या बोल सकते हैं, if K is greater than 10 raised to power 3 then product will be more at equilibrium। मीन रिएक्शन क्या होगी, जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा। और सेकंड कंडीशन क्या लेंगे, इफ K is less than 10 raised to power -3, तो K का वैल्यू 10 raised to power -3 से छोटा है, K का वैल्यू क्या है, बहुत कम है। इसका मींस रिएक्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, देन रिएक्टेंट will be more at equilibrium। मींस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा, मींस रिएक्शन क्या होगी, रिएक्टेंट डोमिनेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अगर हम पहली बात करें, सबसे पहले तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल आप अच्छे से रिमाइंड रखिए इस चीज को कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और दूसरा एक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन पर। अगर आपने रिएक्शन में कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया है, प्रेशर को चेंज कर दिया है, वॉल्यूम को चेंज कर दिया है या कंटेनर की शेप को चेंज कर दिया है तो उससे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें कि किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आपको बोल दिया कि किसी रिएक्शन में हमने कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हाफ कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही रहना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किन बातों पर डिपेंड करता है कि अगर सपोज कोई रिएक्शन है A से B है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। अगर आप रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, सपोज रिएक्शन आपने ली B2A, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे K1 है तो K2 क्या होगा, इनवर्स ऑफ K1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। दूसरा, अगर आपने किसी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जो K3 होगा वो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ B² अपॉन एक्टिव मास ऑफ A²। तो यहाँ पे K किसके बराबर होगा, B अपॉन A के इक्वल होगा। तो B अपॉन A² को क्या लिखते हैं यहाँ पे, K1²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन को किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोएफिशिएंट कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। ठीक है, अगर आपने रिएक्शन को इन्वर्ट भी कर दिया और किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2B 2A, तो K4 क्या होगा यहाँ पर, A अपॉन B²। ठीक है, यानी A अपॉन B², इसका मींस क्या बोलेंगे, K4 1 अपॉन K1² हो जाएगा। ठीक है,
ये तो हमने क्या किया, रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को आपस में ऐड कर रहे हैं तो वहां पे उनके जो फाइनल रिएक्शन होगा उनका उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जो उसकी सब रिएक्शन है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज रिएक्शन है A to B, इसका K1 आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, देन B to C है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको K2 दे रखा है, देन C to D है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको K3 दे रखा है, और आपको पूछा है A to D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो A to D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इन तीनों के रिएक्शन से एडिशन से A बन रहा है क्या, यस। इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो B कैंसिल आउट हुआ, C कैंसिल आउट हुआ, A to D यहाँ पे बना। तो अगर रिएक्शन को आपने ऐड कर दिया है तो फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K1 into K2 into K3 के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। चलिए देख लें क्वेश्चन गिवन आपको, at a certain temperature the following reaction have the equilibrium constant as shown below। तो आपको दो रिएक्शन गिवन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, आप देन आपको पूछा है थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिएक्शन क्या है, सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस की रिएक्शन से SO2 गैस बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन है 5 × 10⁻52, सेकंड बोला है 2S सॉलिड प्लस 3O2 गैस की रिएक्शन से बन रहा है 2SO3 गैस, इसका K2 आपको गिवन है कितना 10⁻29, और इन दोनों की रिएक्शन से आपको दे रखा है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसकी रिएक्शन से बन रहा है 2SO3 गैस। तो K का वैल्यू क्या होगा ये आपको पूछा गया है। अब देखिए दोनों रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे बना है उसी हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पे SO3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, राइट। यहाँ पे SO2 है, SO2 कहाँ से लिया गया होगा, यहाँ से, तो इसको क्या किया गया होगा, इन्वर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो ये क्या होगा, K1 पावर -2 into K2 यानी K2 अपॉन K1 स्क्वायर। तो K2 कितना है 10⁻29 और K1 कितना है 5 × 10⁻52 स्क्वायर, 5 × 10⁻52 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻29 into 52 का स्क्वायर कितना होगा 104, 104 10⁻−104 ऊपर आ जाएगा अपॉन 25। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 × 10⁻77। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट गिवन है, फर्दर करते हैं। बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन का गिवन है। क्या क्या रिएक्शन है, X2Y, इसका K1 आपको दे रखा है 10⁻−1, देन फिर Y2Z, इसका K2 दे रखा है आपको 2 × 10⁻², देन फिर बोला है P2Q, इसका K3 आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁴, और फोर्थ गिवन है R2S, इसका K4 आपको दे रखा है कितना 2 × 10⁻3। ठीक है, बोला है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर ईच रिएक्शन वाज टेकन टू बी इक्वल, रिव्यू द अबव रिएक्शन एंड इंडिकेट द रिएक्शन इन व्हिच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली आर ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे होगा, तो K की बात करें, K क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। तो जहां पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है वहां पे K का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, और जहां पर रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है वहां पे K का वैल्यू क्या होगा, कम। तो हम ये इक्विलिब्रियम के लिए बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा होगा वहां पे K का वैल्यू बड़ा होगा, और जहां पे रिएक्टेंट ज्यादा है वहां पे K का वैल्यू छोटा होगा। तो जहां पे प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है वहां K का वैल्यू बड़ा, तो K का वैल्यू सबसे बड़ा किसमें, फर्स्ट में। तो K1 में क्या होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखना है तो जहाँ K का वैल्यू छोटा होगा वहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सबसे छोटा होगा। तो K का वैल्यू सबसे छोटा कहां पर है, 3 में, तो हम क्या बोलेंगे K3 में कौन होगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा। क्लियर। तो K1 फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट मैक्सिमम है और थर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मैक्सिमम है। तो आपको बोला था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली, तो रिएक्टेंट किसमें ज्यादा है, थर्ड में, और यहाँ पे फर्स्ट में कौन है, प्रोडक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे सी और ए आंसर होगा, यानी सेकंड आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है फॉर द फॉलोइंग गैस इक्विलिब्रियम N2O4 से 2NO2 बन रहा है, Kp is found to be equal to Kc, this is attained when। तो जो रिएक्शन आपको गिवन है उसमें Kp और Kc को बराबर दे रखा है, तो ऐसा कब हो सकता है, तो रिएक्शन के बेसिस पर हम ये इजीली देख सकते हैं। तो रिएक्शन क्या है यहाँ पे, N2O4
तो ये क्या बन रहा है 2NO2 बन रहा है। ठीक है, Kp किसके बराबर होता है Kc इंटू RT पावर डेल्टा N। डेल्टा N क्या है यहाँ पे 2 माइनस 1 के बराबर। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा N का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो डेल्टा N का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो Kp क्या होगा Kc इंटू RT पावर 1। ठीक है, आप क्या बोला है यहाँ पर Kp और Kc क्या है बराबर है, तो Kp इक्वल टू Kc है, तो इसका मींस यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 किसके बराबर RT के बराबर, तो T क्या होगा यहाँ पर 1 अपॉन R के इक्वल। तो आपको क्या पूछा गया है, तो आपको टेम्परेचर पूछा गया है कि किस टेम्परेचर पे यहाँ पर आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो हम R की बात करें तो R क्या होता है 1/12 के बराबर होता है, R का वैल्यू क्या होता है 1/12 के बराबर होता है, राइट। अगर हम यहाँ पे इसमें लीटर एटीएम की बात करें तो R का वैल्यू क्या होता है 1/12 के बराबर होता है, तो ये 1/12 है तो ये कितना हो जाएगा 12 केल्विन के इक्वल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या बताता है यहाँ पे कि एक मोल में से कितना मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में से कितना मोल ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स टू डिसोशिएट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोशिएट्स इनटू प्रोडक्ट अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। ठीक है, तो सपोज रिएक्शन दे रखी है A से बन रहा है B, तो यहाँ पे इनिशियली सपोज 5 मोल्स गिवन थे, 5 मोल में से सपोज 2 मोल यहाँ पे किसमें चेंज हो गए प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो इसका अल्फा क्या होगा 2 मोल डिसोसिएट हो रहा है आउट ऑफ 5 मोल, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 0.4 मींस 40%। ठीक है, सपोज आपको दे रखा है 2A से बना है यहाँ पे B, तो यहाँ पे इनिशियली 5 मोल दे रखा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 1 मोल में से कितना अमाउंट कम हो रहा है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या बता रहा है 2 कि इसके रिस्पेक्ट में B का कितना मोल प्रोड्यूस होगा। अगर 5 में से यहाँ पे 3 मोल कम हो रहे हैं तो इसका अल्फा क्या होगा 3/5 यानी 0.6 होगा। ठीक है, तो इस कोएफिशिएंट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 के रिस्पेक्ट में B 1 प्रोड्यूस हो रहा है यानी इसका हाफ, तो ये 3 कम हो रहा है तो यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा 1.5। ठीक है, नेक्स्ट सपोज आपको दे रखा है 2A से बन रहा है यहाँ पर 3B, तो अगर इसका 6 मोल दे रखा है 6 में से यहाँ पे सपोज इनिशियली 2 मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 से 3 बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा 3 मोल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी अल्फा क्या होगा 2/6 मींस 1/3 ही होगा। तो अल्फा क्या बताता है कि पर मोल में से कितना अमाउंट यहाँ पर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी की अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर है तो उसका मोलर मास कैसे निकाला जाता है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर है तो उसका वेपर डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट ऑब्जर्व मोलर मास एंड ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालना है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी कैसे निकालना है। तो हमें पता है मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व मोलर मास निकालेंगे। हमें पता है मास तो क्या रहता है हमेशा कंजर्व रहता है, यहाँ पे रिएक्शन के कंप्लीट होने से या इक्विलिब्रियम पे आने से मास पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मास हमेशा कंजर्व ही रहेगा। तो अगर सपोज हम किसी रिएक्शन की बात करें A से बन रहा है NB all component are gaseous, तो T इक्वल टू 0 पर अगर इसका इनिशियल मोल्स A था और इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ कम हो रहा है A अल्फा, राइट A माइनस A अल्फा और Na अल्फा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तीनों का सम कर दीजिए A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, तो ये कितना होगा A इंटू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। ठीक है, ये हम यहाँ से Na अल्फा को यहाँ पे ले लेना, इन दोनों में से A अल्फा कॉमन लेना, पूरे में से A कॉमन लेना, तो ये आपको A इंटू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट मोलर मास ऑफ A MT M थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल मोलर मास हम रिएक्टेंट का जो मोलर मास है वो क्या मान रहे हैं MT मान रहे हैं। अब इनिशियली इसके A मोल्स थे, इसका मोलर मास MT है, तो मोल्स क्या होता है मास बाय मोलर मास, मास मोल्स क्या होता है मास बाय मोलर मास, तो मास क्या होगा मोल्स को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर
मास मिल जाएगा। तो इनिशियल आप केवल इसी का मास ले लीजिए या इक्विलिब्रियम पर पूरे का मास ले लीजिए, दोनों का मास क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इनिशियली हमने इसके a मोल्स लिए थे, इसका empty मोलर मास था, तो इनिशियल मास ऑफ मिक्सचर कितना था, a into m theoretical। तो इनिशियल मास इतना था, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे भी मास तो इतना ही रहने वाला है, क्योंकि मास तो कंजर्व रहता है। तो इनिशियल मास इतना था, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मास इतना होगा। इक्विलिब्रियम पे इतने टोटल मोल्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो क्या होगा, m ऑब्जर्व्ड, टोटल मास AMT अपॉन टोटल मोल्स A into 1 plus n minus 1 अल्फा। तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा, m theoretical अपॉन 1 plus n minus 1 अल्फा। यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा, m theoretical माइनस m observed अपॉन m observed into n minus 1। यहाँ से आप चाहें तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाय 2, राइट, ये होता है। तो थ्योरेटिकल मोलर मास की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 2 into थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। तो थ्योरेटिकल मोलर मास की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2 into थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2d अपॉन 2d, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा क्या बचेगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इनटू n माइनस 1, ठीक है। तो ये m थ्योरेटिकल क्या होगा, रिएक्टेंट का मोलर मास, और m ऑब्जर्व्ड क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास। कैपिटल D क्या होगा, रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी, और स्मॉल d क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट Kp इन टर्म ऑफ अल्फा इफ इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 इज स्मॉल a एंड इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज P। तो यहाँ पे PCl5 का आपको एक बताना है Kp इन टर्म ऑफ अल्फा। तो पहले डिसोसिएशन की बात करें, PCl5 जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। T इक्वल टू 0 पर आपको बोला है इनिशियल मोल्स कितना है, A, ठीक है। A में से कुछ कम होगा, कितना, A अल्फा, कितना प्रोड्यूस होगा, A अल्फा और A अल्फा। अब आपको Kp बताना है, तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। आपको बोला है इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर क्या है, P है। अब अगर आपको टोटल प्रेशर पता है इक्विलिब्रियम पर, तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या होगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल तीनों का सम हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, मोल्स ऑफ PCl3 अल्फा अपॉन टोटल मोल तीनों का सम कर दीजिए, तो कितना होगा, A प्लस अल्फा इंटू P। तो ये कितना बचेगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, ठीक है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना होगा, मोल्स ऑफ Cl2 अल्फा अपॉन A प्लस अल्फा इंटू P। A कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू P टोटल, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 A माइनस अल्फा अपॉन A प्लस अल्फा इनटू P टोटल। तो ये कितना होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू P। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर सभी के पार्शियल प्रेशर मिल गए। तो यहाँ से आप Kp निकाल सकते हैं। Kp क्या होगा इनका, यहाँ पर this into this upon this, तो PCl3 का कितना है, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P, राइट। जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट करते हैं, P से P, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा, कितना बचेगा, Kp अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये Kp आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। तो इस तरीके से अल्फा के बेसिस पे आप यहाँ पे Kp निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिवन आपको एट इक्विलिब्रियम P टोटल फॉर ATM एंड अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 20%। कैलकुलेट अल्फा इफ P टोटल एट इक्विलिब्रियम बिकम डबल, राइट। तो अभी हमने Kp का वैल्यू निकाला, Kp क्या होगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर P अपॉन
1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको भी बताया कि जो Kp होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कोएफिशिएंट्स पर डिपेंड करता है, राइट। स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। प्रेशर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन चेंज करने से Kp Kc का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इनिशियल Kp फाइनल Kp के क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। तो Kp1 और Kp2 क्या रहेंगे, यहाँ पे आपस में बराबर रहेंगे। जब यहाँ पे प्रेशर 4 atm था और जब प्रेशर को आपने डबल कर दिया तो Kp में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है। तो वेरी कौन होगा यहाँ पे, अल्फा वेरी होता है अल्फा 1 स्क्वायर इंटू P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर किसके बराबर, अल्फा 2 स्क्वायर इंटू P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर के बराबर रहेंगे। तो इनिशियल अल्फा कितना था 20% मींस 0.2 स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे 4 अपॉन 1 माइनस 0.2 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 कितना होगा वही आपको बताना है। अल्फा 2 स्क्वायर इंटू P2 कितना होगा, यहाँ पे टोटल प्रेशर डबल कर दिया यानी 8 कर दिया है इंटू 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा ये 0.04 इंटू 4 अपॉन 1 माइनस 0.04 इक्वल टू कितना है अल्फा 2 स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, इतना बचेगा ये यहाँ पर 0.04 अपॉन 0.96 इक्वल टू 2 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। तो कितना होगा ये, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टू द 8 और ये 8 एंड 24 टाइम्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 48 अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। तो 49 अल्फा 2 स्क्वायर कितना होगा 1, अल्फा 2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 49 रूट यानी 1/7। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर चेंज कर देंगे तो अल्फा तो वेरी होगा बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है, Kp Kc चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन आपको PCl5 से PCl3 Cl2 बन रहा है इन अबव रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इज 0.4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इज 0.2, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। बिल्कुल इजी है, हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है। तो PCl5 का आपको 0.4 दे रखा है, Cl2 का 0.3 दे रखा है, तो दोनों का सम कितना हुआ 0.7 हुआ। तो यहाँ पे 1 में से 0.7 माइनस कीजिएगा तो 0.3 मोल ऑफ PCl3 आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, बोला है द रिएक्शन A प्लस B से C प्लस D बन रहा है इस स्टडीड इन 1 लीटर वेसल एट 250 डिग्री सेल्सियस। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A was 3N and that of B was N। तो A एंड B की रिएक्शन से C एंड D बन रहा है, ठीक है। The initial concentration of A was 3N, T equal to 0 पर A का concentration था 3N and B का concentration कितना था N। When equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to be equal to equilibrium concentration of B. What is the concentration of D at equilibrium? तो बिल्कुल easy है, 3N था ये N था, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट होगा तो 3N में से कितना X कम होगा तो N में से भी कितना कम होगा X। अब यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा X ये प्रोड्यूस होगा और X ये प्रोड्यूस होगा। बोला है when equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to equal to equilibrium concentration of B। तो n minus x किसके बराबर x के बराबर होगा तो n क्या हो जाएगा 2x, तो x का वैल्यू कितना होगा n/2। तो आपको D का कंसंट्रेशन पूछा है, D का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा n/2 के इक्वल, राइट। नेक्स्ट बोला गया है आपको, नेक्स्ट बोला है आपको when 3 mol of A and 1 mol of B are mixed in 1 liter vessel the following reaction take place। तो A plus B से 2C बन रहा है, बोला गया है 1.5 मोल ऑफ C आर फॉर्म्ड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो कंटेंट का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है। इनिशियली 3 मोल थे, T इक्वल टू 0 पर 3 मोल ऑफ A एंड हाउ मच 1 मोल ऑफ B आर मिक्स्ड। तो 3 में से कितना कम होगा यहाँ पर X, 1 में से कितना कम होगा X, तो ये कितना होगा डबल, तो ये कितना होगा 2X, ठीक है। बोला गया है एट इक्विलिब्रियम 1.5 मोल ऑफ C आर फॉर्म्ड, तो ये 2X का वैल्यू कितना है 1.5 यानी 3/2, तो X का वैल्यू कितना होगा 3/4, राइट। तो यहाँ से आप मोल्स ऑफ A बता सकते हैं कितना है 3 माइनस 3/4 मींस कितना 9/4। B के मोल्स बता सकते हैं कितना 1 माइनस 3/4 मींस 1/4 और C के मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ C कितना बोला है 3/2, ठीक है। अब तो सभी के मोल्स पता है, वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल्स जितना होगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो Kc कितना होगा एक्टिव मास ऑफ C स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। C का कितना है यहाँ पर 3/2 स्क्वायर अपॉन A का कितना है 9/4 इंटू 1/4,
4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 स्क्वायर 1/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली k का वैल्यू कितना बचेगा आपको 4 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है आपको Kc इक्वल टू 9 फॉर द रिएक्शन A प्लस B से C प्लस D बनना है, इसके लिए Kc का वैल्यू 9 गिवन है। इफ A मोल A एंड B आर टेकन इन इक्वल अमाउंट देन रेशियो ऑफ C टू A एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे C टू A का रेशियो पूछा है, तो इनिशियली ये दोनों इक्वल अमाउंट में है, A में से कुछ कम होगा इक्विलिब्रियम पर, A में से भी 1:1 का रेशियो, तो A-x यहाँ x और ये x प्रोड्यूस होगा, राइट। तो Kc क्या होगा यहाँ पे x into x अपॉन A minus x into A minus x, यानी A minus x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के बराबर, बोथ साइड रूट ले लें, तो x अपॉन A minus x कितना होगा 3 के इक्वल, x इक्वल टू 3A minus 3x, तो ये कितना होगा 4x इक्वल टू 3A, तो x कितना हो जाएगा 3A by 4 के इक्वल, राइट। तो आपको क्या पूछा है, c और a का रेशियो पूछा है, राइट। तो c कितना है यहाँ पर x के बराबर यानी 3a by 4, और यहाँ पर ये कितना है 1/4 के बराबर, राइट। तो 3a by 4 एंड 1/4, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बन रहा है ना, x का वैल्यू 3a by 4, तो a by 4 यहाँ पे बचेगा, तो a से a 1/4 से 1/4, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 3 आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट बोला गया है a mixture of 0.3 mol of H2 and 0.3 mol of I2 is allowed to react in 10 liter evacuated vessel, यानी इनिशियली वहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं था, वैक्यूम था, at 500 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 2HI is found to be 64, the amount of unreacted I2 at equilibrium is, तो बिल्कुल इजी है, H2 plus I2 की रिएक्शन से 2HI यहाँ पर गैसेस बन रहा है, तो बोला गया है इनिशियली 0.3 मोल ऑफ H2 एंड 0.3 मोल ऑफ I2 प्रेजेंट था, 0.3 में से x कम होगा, 0.3 में से यहाँ पर x 1:1 का रेशियो है, राइट। तो कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे 2x, तो क्या बोलेंगे 2x अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन 0.3 माइनस x इनटू 0.3 माइनस x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना देगा आपको 64 गिवन है, तो यहाँ पर आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए, 2x अपॉन 0.3 माइनस x कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 के बराबर। अब आपसे पूछा गया है अनरिएक्टेड द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड I2, तो यानी यहाँ पर 0.3 माइनस x का वैल्यू आपको बताना है, 0.3 माइनस x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अनरिएक्टेड I2 का वैल्यू बताना है। अच्छा है, तो मोल्स थे, मोल्स को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो बाय 10 यहाँ पे कंसंट्रेशन मिलेगी, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है दोनों तरफ बराबर है, तो वॉल्यूम तो वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला था, अगर आप वॉल्यूम पुट करते तो भी आंसर वही आएगा, नहीं करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, राइट। तो 0.3 माइनस x ये अनरिएक्टेड अमाउंट होगी, डिफरेंस जब ले लेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिए, सो 2x कितना होगा 2.4 माइनस 8x, यही होगा। इसको इधर ले लें, 10x कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.4, x कितना होगा 0.24, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, तो अनरिएक्टेड I2 कितना होगा 0.3 minus x means 0.3 minus 0.24 यानी 0.06 मोल्स यहाँ पे अनरिएक्टेड रहेंगे आयोडीन के, ठीक है। नेक्स्ट बोला है आपको द पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 B2 एट इक्विलिब्रियम आर 0.8 एंड 0.4 atm respectively, the pressure of system is 2.8 atm, the equilibrium constant Kp, तो बिल्कुल इजी है, आपको बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 is 0.8, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 is 0.8 atm respectively, कब बोला है इक्विलिब्रियम पे बोला है, राइट। और इक्विलिब्रियम पे आपको P टोटल बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C2, तीनों मिलाकर कितना दिया है आपको 2.8, ठीक है। A2 का कितना है 0.8, B2 का कितना है 0.4, C2 का आपको पता करना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 यहाँ से मिलेगा 2.8, तो ये कितना हुआ 2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 कितना मिलेगा आपको 1.6 atm के इक्वल मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप Kp कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्यूब, तो C2 का कितना है यहाँ पर 1.6 इंटू 1.6 अपॉन A2 का कितना है यहाँ पे 0.8 इंटू B2 का कितना है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको Kp का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट बोला है आपको द रिएक्शन mixture containing H2N2 NH3 has partial pressure 2 atm 1 atm and 3 atm respectively at 725 Kelvin, if the value of Kp, रिएक्शन आपको देखिए N2 plus 3H2 2NH3 बन रहा है, इसका
Kp आपको गिवन है कितना है 4.28 into 10 raised to power minus 5 atm power minus 2 at 725 Kelvin in which direction net reaction will go। तो आप कैसे करेंगे Qp और Kp को कंपेयर करके। आपको बोला है N2 का पार्शियल प्रेशर H2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 1 atm सॉरी 2 atm। H2 का पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है, N2 का पार्शियल प्रेशर 1 atm गिवन है, NH3 का कितना है 3 atm। तो अगर आप Qp निकालना चाहें तो Qp क्या होगा partial pressure of NH3 square upon partial pressure of N2 into partial pressure of H2 cube। तो NH3 का कितना है 3 स्क्वायर अपॉन N2 का कितना है 1 into H2 का कितना है 2 क्यूब। तो कितना होगा 9/8। यही आ रहा है क्या 9/8। तो कितना होगा 0 पॉइंट कितना हो रहा है 1.12 के लगभग। ठीक है, तो इतना आपको इसका Kp का वैल्यू Qp का वैल्यू मिल रहा है। अब कंपेयर कीजिए कि Qp का वैल्यू क्या है, यहाँ पर Kp से काफी ज्यादा है तो Qp का वैल्यू Kp से ज्यादा है, तो इसका मींस इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट गिवन है आपको द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 इज अल्फा एट इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल प्रेशर P नॉट। Kp आपको Kp पूछा है रिएक्शन के लिए 2SO3 से 2SO2 प्लस O2 बन रहा है, तो बिल्कुल इजी है। रिएक्शन इज 2SO3 गैस से बन रहा है यहाँ पर 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। तो इसके लिए पूछा है Kp क्या होगा, राइट। तो इनिशियल मोल्स क्या लेते हैं A लेते हैं, A में से कितना कम होगा अल्फा एंड अल्फा बाय 2। ठीक है, 2:2 का रेशियो यानी 1:1 का रेशियो था, तो यहाँ से जितना कम होगा उतना ही यहाँ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 2:1 का रेशियो यानी जितना प्रोड्यूस होगा उसका हाफ यहाँ प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये आपको इनके सबके मोल्स मिल गए। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम देख लें तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पर A प्लस अल्फा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अब आपको सबके मोल्स पता है, आपको Kp निकालना है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपको गिवन है P नॉट। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन सबका निकाल लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 कितना होगा A माइनस अल्फा अपॉन A प्लस अल्फा बाय 2 यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 क्या होगा यहाँ पे अल्फा अपॉन A प्लस अल्फा बाय 2 यानी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना होगा अल्फा बाय 2 अपॉन A प्लस अल्फा बाय 2 यानी अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2। ये तो सबके आपको मोल फ्रैक्शन मिल गए। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे P नॉट से एंड P नॉट से, राइट। ये सब मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका आप Kp निकाल सकते हैं। तो Kp कितना होगा, Kp will be equal to partial pressure of SO2 square into partial pressure of O2 upon partial pressure of SO3 square। तो SO2 का partial pressure कितना है यहाँ पर ये वाला अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू P नॉट स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा यहाँ पर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू P नॉट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कितना होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू P नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 1 प्लस अल्फा बाय 2 से 1 प्लस अल्फा बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था। नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पे, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा बाय 2 है, तो ये क्या होगा अल्फा क्यूब बाय 2 इंटू P नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसके Kp का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेशन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 2 प्लस अल्फा बाय 2, तो बाय 2 से बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब P नॉट अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो चेक कीजिए अल्फा क्यूब P नॉट अपॉन 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।
नेक्स्ट गिवन आपको फॉर द रिएक्शन N2O4 से 2NO2 बन रहा है, द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 इज 40 एट 350 केल्विन, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट 350 केल्विन। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या करेंगे, N2O4 गैसेस से क्या बन रहा है, 2NO2 गैसेस। तो अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा क्या होता है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इनटू n-1, जो n होता है वो क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, राइट। आपसे क्या पूछा है, अल्फा पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कैपिटल T होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी। तो रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास ऑफ 3D का मोलर मास बाय 2। तो इसका मोलर मास कितना होगा, 92 बाय 2 मींस 46, राइट। तो अल्फा क्या होगा, 46 माइनस स्मॉल d कितना है, यहाँ पे कितना गिवन है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 40 आपको दे रखा है अपॉन 40 into 2 minus 1। तो 40 minus 46 minus 40 कितना होगा, 6 upon 40। तो 6 upon 40 ये क्या हो जाएगा, इसका अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको फॉर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और H2S में डिसोसिएट हो रहा है, रिएक्शन स्टार्टेड विद ओनली अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, द ऑब्जर्व्ड प्रेशर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम इज 1.2 atm एट 106 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर डिसोसिएट हो रहा है, सॉलिड था, डिसोसिएट हुआ, क्या बनाया, NH3 गैस बनाया प्लस H2S यहाँ पर गैस बनाया, बोला है इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो कितना है, 1.2। अब देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे ये तो सॉलिड है तो कोई प्रेशर नहीं लगाएगा, तो इसका प्रेशर P इसका प्रेशर P 1:1 के रेशियो में प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो T प्लस P का सम आपको कितना देखा है यहाँ पे, 1.2 atm। तो P कितना होगा यहाँ पे, 0.6 atm के इक्वल। तो Kp क्या होगा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S के इक्वल होगा। NH3 कितना है, 0.6 और H2S भी कितना है, 0.6। तो ये कितना होगा, 0.36 आपको यहाँ पे Kp मिल जाएगा, राइट। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सेकंड आंसर करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और आप उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो वो रिएक्शन क्या करना चाहिए, उस चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी और वापस से इक्विलिब्रियम में आने पर उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जिधर वो चेंज को मिनिमाइज कर सके, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वापस से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर आपके हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन ए से बी बन रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कुछ दे रखा है K1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर इसमें रिएक्टेंट मिला दें तो रिएक्टेंट मिला देंगे तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, B का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम और A का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम। तो इसका कुछ वैल्यू था तो आपने A को मिला दिया, तो A को मिलाते यहाँ पे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू K ना होके क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, रिएक्शन कोशेंट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन क्या करना चाहिए, बिकॉज रिएक्टेंट क्या हो गया यहाँ पे बढ़ा दिया, तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप रिएक्शन में रिएक्टेंट को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन रिएक्टेंट को कम करने के लिए कहाँ शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, बैकवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है। अगर आपने रिएक्टेंट को कम कर दिया, रिएक्टेंट को यहाँ से हटा दिया, बाहर निकाल दिया, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, रिएक्टेंट को बनाने के लिए कहाँ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और अगर आपने प्रोडक्ट को निकाल दिया, यहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया, तो प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रोडक्ट को बनाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो रिएक्शन में कुछ भी चेंज करें, रिएक्शन क्या करना चाहिए, उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर वो चेंज किया गया है। सेकंड, यहाँ पे हम बात करें अगर आप वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो वॉल्यूम चेंज करने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है कि अगर सपोज आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन में क्या होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या करेगी, यहाँ पे वॉल्यूम को डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस प्रेशर को कम करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर वहां पर प्रेशर कम हो जाए। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को बढ़ाने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा बन रहे हो। तो यहाँ पे हम तीन तरीके से बात करते हैं, डेल्टा एन जीरो, डेल्टा एन पॉजिटिव और डेल्टा एन नेगेटिव। तो डेल्टा एन जीरो मींस H2 प्लस I2 की रिएक्शन से 2HI बन रहा है गैसियस। डेल्टा एन पॉजिटिव मींस PCl5
गैसियस की रिएक्शन डिसोसिएशन से PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस बन रहा है, और डेल्टा N नेगेटिव का मींस N2 गैस प्लस 3H2 गैस की रिएक्शन से 2NH3 गैस बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर डेल्टा N पॉजिटिव हुआ और सॉरी यहां पे आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया और वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, तो दो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो या वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो। तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिधर वो प्रेशर को फर्दर बढ़ा सके, यानी जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो, इधर गैसेस मोल्स कितने 2, इधर भी गैसेस मोल्स 2 हैं, तो रिएक्शन के फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज से कोई इफेक्ट नहीं होता है, इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर प्रेशर ज्यादा कर सके, यानी गैसेस मोल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो, तो फॉरवर्ड में गैसेस मोल्स 2 है, बैकवर्ड में 1 है, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, प्रेशर को कम करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मींस किधर बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर प्रेशर ज्यादा हो सके, यानी गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो, इधर गैसेस मोल्स 2 हैं, इधर गैसेस मोल्स 4 हैं, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड में। और अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को कम करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मींस कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, राइट। तो ये कांसेप्ट कहां पे यूज में आता है, जहां पे आप प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन को अगर मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम कर दो। अगर मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो वॉल्यूम को बढ़ा दो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा ही केस यहाँ पे प्रेशर चेंज के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर चेंज करते हैं तो यहाँ पे सेम कंडीशन हम तीनों रिएक्शन के लिए ही बात करेंगे, डेल्टा N 0 हो, डेल्टा N पॉजिटिव हो और डेल्टा N नेगेटिव हो। तो अगर हमने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया या प्रेशर को कम कर दिया तो यहाँ पे डेल्टा N 0 पे इस पे तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, बिकॉज गैसेस मोल दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा N पॉजिटिव में आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, तो उधर शिफ्ट होगी जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इधर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर प्रेशर को फर्दर इंक्रीज कर सके, मींस गैसेस मोल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इधर क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो गया है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो, यानी जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी रिएक्शन किधर प्रोड्यूस होगी, जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप रिएक्शन की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी नहीं हो रहा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो अगेन आपको वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा जो पहले था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर वेरी नहीं होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। नेक्स्ट तीनों इफेक्ट की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर अगर कैटलिस्ट मिला देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं थी तब अगर आप कैटलिस्ट मिलाते तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, तो कैटलिस्ट मिलाने से इक्विलिब्रियम थोड़ा सा जल्दी अचीव हो जाता है। बाकी अगर रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और आप उसमें कैटलिस्ट मिला दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक यानी उसको वो अपने अंदर का टेम्परेचर बाहर निकाल रही है, अंदर की हीट बाहर निकाल रही है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके लिए एडवर्स इफेक्ट होगा, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो वो उसके लिए ज्यादा बेटर फेवरेबल कंडीशन होगी, तो रिएक्शन क्या आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। सेकंड, अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस का एडिशन करने पर यहाँ पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। तो दो तरीके की हम बात करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम फटाफट एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ पर सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई रिएक्शन है, ए से बन रहा है 2b,
ठीक है। यहाँ पर इनके कुछ मोल्स थे, सपोज एक्स मोल इसके थे इक्विलिब्रियम पर, वाई मोल या फिर नंबर्स की टर्म में ले लें, सपोज 2 मोल ए के थे एंड 3 मोल इक्विलिब्रियम पर बी के थे। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इनर गैस मिला देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इनर गैस मिलाते हैं और यहाँ पे बात करें केपी क्या होगा, केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो यह क्या होगा, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी टोटल प्रेशर स्क्वायर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब चेंज होगा कि जब अगर इन दोनों के पार्शियल प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाएगी ताकि अगेन इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या इनके पार्शियल प्रेशर में कोई वेरिएशन आ रहा है क्या। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने x मोल ऑफ इनर गैस मिलाई, तो जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप इनर गैस का एडिशन करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनिशियली क्या था, मोल्स ऑफ बी 3 अपॉन टोटल मोल्स 5 इनटू पी टोटल, ये था इनिशियली। ठीक है, अब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डैश क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी 3 मोल इनिशियली थे 3 मोल इनिशियली थे और दोनों के मोल्स कितने थे 5 प्लस x मोल आपने क्या किया इनर गैस के मिला दिए इनटू पी डैश, पी टोटल डैश। अब इनर गैस मिलाने पे टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे अपॉन में x मोल और ऐड हो गए तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जो नेट इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट नल होता है। यहाँ पे कोई ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर में नहीं आता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर गैस मिलाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट अगर चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज केपी यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पहले जो केपी था अभी भी वही केपी है। अगर केपी वहां पे जो यानी क्यूसी और केपी में कोई वेरिएशन नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो इक्विलिब्रियम में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर गैस मिलाते हैं तो वहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। सेकंड हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर गैस मिलाएं, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो अगर आप इनर गैस मिलाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम बात करें यहाँ पर कि सपोज कोई कंटेनर है, यही रिएक्शन ले लेते हैं, ए से यहाँ पे 2b हो बन रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें इतना इनर, इसका वॉल्यूम क्या है v है, इतना इनर गैस मिला दें कि यहाँ पे क्या इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए। वॉल्यूम डबल हो जाए बट प्रेशर उतना ही रहे, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इतना इनर गैस मिलाया कि वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे इनिशियली इक्विलिब्रियम था तो इसका केसी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ बी स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन सपोज इसको बी मान लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, वॉल्यूम को डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, b/2 और ए की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, a/2। तो QC क्या होगा, b/2 स्क्वायर अपॉन a/2। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, b अपॉन a/2। ठीक है, आप QC और KC को हम स्क्वायर तो y/2। तो QC और KC को हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, यहाँ से कंपैरिजन के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि QC इज स्मॉलर देन KC। तो QC का वैल्यू क्या है यहाँ पर, KC के रेस्पेक्ट में कम है। तो अगर QC का वैल्यू KC के रेस्पेक्ट में कम होगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है राइट, अब एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पे 2A से B बना दें। ये रिएक्शन हो रही थी V कंटेनर के अंदर, आपने इतना इनर गैस मिलाया कि वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे KC क्या था, B अपॉन A स्क्वायर और यहाँ पे QC क्या होगा, B/2 अपॉन a/2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर। तो अब QC और KC को कंपेयर कर सकते हैं, क्या होगा, QC का वैल्यू क्या है, KC के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो QC का वैल्यू अगर KC के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ओवरऑल इसका जो एसेंस है, फाइनल इसका जो
यहाँ पे रिजल्ट निकल रहा है वो क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इनर्ट गैस मिलाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर वहां पे प्रेशर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, यानी नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस का एडिशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस एडिशन करेंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर गैसेस मोल से ज्यादा बन रहे हो। अगर डेल्टा एन 0 है तो नो इफेक्ट, डेल्टा एन पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड, और डेल्टा एन नेगेटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इतना सा लॉजिक अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बता पाएंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीच-एटली प्रिंसिपल की। एप्लीकेशंस क्या होती है, फर्स्ट में बात करें यहाँ पे वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का। वेपोराइजेशन, तो अगर हम H2O के रेस्पेक्ट में बात करें, H2O यहाँ पे लिक्विड से H2O गैस में जा रहा है, बिकॉज वेपोरेशन ऑफ वाटर कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आपको वेपोराइज करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम प्रेशर किसके अकॉर्डिंग, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर वॉल्यूम कम होता है। तो मैं वॉल्यूम यहाँ पे बात करूं, इन दोनों में से किसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड में जाएगी। तो अगर मुझे फॉरवर्ड में जाना है तो मैं प्रेशर कम कर दूं तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, मेल्टिंग की बात करें, मेल्टिंग ऑफ वाटर, ये हम केवल वाटर के रेस्पेक्ट में मेल्टिंग की ही बात कर रहे हैं। H2O सॉलिड से अगर H2O लिक्विड बन रहा है तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, आइस का वॉल्यूम क्या होता है, हाई होता है, और वाटर का वॉल्यूम कंपैरेटिवली लो होता है। ठीक है। और इसका अगर हम बात करें, डेंसिटी लो होगी और इसकी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो भी क्या होता है, एंडोथर्मिक ही होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जिधर वॉल्यूम क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप सपोज आइस लीजिए, उस पे नाइफ डालिएगा, तो जहां से आप नाइफ को प्रेशर डालें, नाइफ के थ्रू प्रेशर डालेंगे, उस पॉइंट का आइस क्या होगा, जल्दी जल्दी मेल्ट होता जाएगा। तो बिकॉज प्रेशर बढ़ाने पर आइस का मेल्टिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेफाइट और डायमंड का कन्वर्जन। ठीक है, बिल्कुल इजी लॉजिक है कि ग्रेफाइट और डायमंड का कन्वर्जन, इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है कि डायमंड आपको डेप्थ ऑफ अर्थ में मिलता है। वहां पे क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना सा लॉजिक यहाँ पर आपको समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखिए कि डायमंड कहाँ पे, आपको ये पता होगा डेफिनेटली डायमंड डेप्थ ऑफ अर्थ में मिलता है, तो वहां पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। तो ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना हो तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आपके लिए वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोई रिएक्शन दे रखी है जिसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट है, तो हम क्या बोलते हैं, सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो ऐसा कंपोनेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता, केसी या केपी के रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता है, जैसे सॉलिड कंपोनेंट या प्योर लिक्विड, जो हेटेरोजेनस के लिए ही हम यूज में लेते हैं कि अगर हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास भी 1 लेते हैं। तो अगर आपको हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम दे रखा है और कोई सॉलिड कंपोनेंट या प्योर लिक्विड उसमें प्रेजेंट है, तो उनके एडिशन से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर होमोजेनस इक्विलिब्रियम है, उसमें एक्वस कंपोनेंट है, तो उनके एडिशन से इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है, कोई सॉलिड कंपोनेंट दे रखा है, वो केपी या केसी के रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, तो उसका एडिशन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बिल्कुल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होते हैं। डेल्टा जी किसके बराबर, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। Q क्या होता है, यहाँ से रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर। डेल्टा जी गिव्स द फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स द फ्री एनर्जी। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा, माइनस RT ln K के बराबर। या 10 बेस पे चेंज कर दे तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 RT log K के बराबर। ठीक है। एक
एक और रिलेशन हमें पता है डेल्टा जी नॉट किसके बराबर, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट के बराबर होता है। तो डेल्टा जी नॉट को यहाँ पुट कर दें, क्या हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो यहाँ से लॉग के क्या हो जाएगा, लॉग के विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी माइनस, तो ये माइनस डेल्टा एच नॉट प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो ये क्या मिल जाएगा, लॉग के का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू एंथैल्पी के और एंट्रोपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से हमें ग्राफ पूछे जाते हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ग्राफ क्या होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करें तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो लॉग के यानी y एक्सिस पे y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये ग्राफ ड्रॉ करें तो ये 1 अपॉन टी को x एक्सिस पे रखना है, तो ये क्या होगा, ये स्लोप होगा और ये इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, स्लोप कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, वो डेल्टा एच को आपको विद साइन पुट करना है, तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा, किसका, लॉग के एंड 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ, राइट। तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा किसका, लॉग के और 1 अपॉन टी का। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो ये आपको डेल्टा एच विद साइन पुट करना है। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव, तो डेल्टा एच को जब आप विद साइन पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लॉग के एंड 1 अपॉन टी के बीच में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर ही होगा। जब डेल्टा एच नॉट का आप विद साइन पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट कितना होगा, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें, हम क्या बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, तो अगर टेंपरेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। तो हम बोले एट T1 टेंपरेचर इक्वेशन क्या होगी, log K1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT1 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R एट T2 टेंपरेचर log K2 कितना होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT2 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R। ठीक है, यहाँ पे जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं दोनों का, log K2 माइनस log K1, log K यानी ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो 2 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, log K2 माइनस log K1 यानी log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये क्या होती है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन बोली जाती है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेंपरेचर पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या बोले कि अगर आप यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप टेंपरेचर बढ़ा देंगे, सपोज T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा है, ठीक है, हम यहाँ पे टेंपरेचर आपने इंक्रीज किया, टेंपरेचर इंक्रीज किया तो T2 का वैल्यू अगर T1 से ज्यादा है तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, इसका वैल्यू छोटा है, इसका वैल्यू बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव आपको मिलेगा। 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, इनका डिफरेंस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो log K2 अपॉन K1 ये कैसा मिलेगा, इनका रेशियो पॉजिटिव, या log K2 माइनस K1 इनका डिफरेंस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मींस K2 का वैल्यू क्या होगा, K1 से बड़ा होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेंपरेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही सेकंड हम अगर हम एक्सोथर्मिक के लिए ले लें तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। टेंपरेचर बढ़ाते हैं, T2 का वैल्यू सपोज T1 से ज्यादा है तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, इनका डिफरेंस कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, तो log K2 अपॉन K1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी log K2
माइनस log K1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी K2 का वैल्यू क्या है, K1 के रिस्पेक्ट में छोटा है। तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अच्छे से पढ़नी चाहिए, आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम में आप काफी कॉन्फिडेंटली जा सकें। ठीक है, तो मेरे आपके साथ शुभकामना बहुत सारी है। नमस्कार।